सबको नमस्कार। बहुत ही सम्माननीय हमारे भारत प्रकाशन के जिसके अंतर्गत अपना ये ऑर्गेनाइज़र निकलता है, उसके निदेशक, उसके एमडी श्री अरुण जी यहाँ सामने उपस्थित हैं, श्रीमान प्रफुल्ल केतकर जी, जिनको मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और कई बार ईर्ष्या भी होती है, यार प्रफुल्ल जी तो कर गया, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा का स्वतंत्रता से भी पूर्व निकलने वाला अपना ये ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक वीकली पत्र है। और AR नायर जो इसके प्रथम संपादक थे, शायद बताया गया हिंदू से आए थे हमारे राष्ट्रवादी विचार के कारण से। और हमने जो बचपन से नाम सुना ऑर्गेनाइजर यानी कौन, तो KR मलकानी जी, यानी KR मलकानी, आप लोग जानते हो KR मलकानी जी, अडवाणी जी, ये केदारनाथ साहनी जी, लगभग समकक्ष ये जो हमारे वरिष्ठ लोग हुए हैं। ऐसी एक जो उच्च परंपरा है जो स्वतंत्रता से पूर्व से प्रारंभ हुई, उस परंपरा के आज के वाहक, उस मशाल को आगे ले जाने वाले वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं, उसमें हमारे प्रफुल्ल जी हैं। स्वाभाविक है, अरुण जी भी उसी क्रम में ही हैं, क्योंकि उसी संस्थान को आजकल चेयर कर रहे हैं। हमारे एक नगर के संघ चालक भी हैं वहाँ फरीदाबाद में। और उतने ही सम्माननीय हमारे डॉक्टर अश्विनी जी बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं। अब सबका नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो बाद में कुछ नाराज भी मत हो जाएगी, मेरा नाम नहीं लिया सतीश जी आपने। लेकिन शुरू में ही मैं इस ऑर्गेनाइजर की टीम का बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ कि ऐसे एक उच्च विषय पर उन्होंने इस प्रकार के और भी आयोजन करते हैं, लेकिन इस अभ्युदय का आयोजन आज यहाँ भोपाल नगरी के अंदर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनका अभिनंदन करता हूँ, पूरी ऑर्गेनाइजर की टीम का। ये जो अभ्युदय शब्द है, अभ्युदय और निश्रेयस हम बोलते हैं, प्रफुल्ल जी भी अभी बोल रहे थे कि ये यानी केवल विकास, मटेरियलिस्टिक विकास से थोड़ा ऊपर का जो शब्द है, जिसमें एथिक्स हैं, जिसमें परंपरा है, जिसमें अपनी जड़ों से जुड़ा होना है, सामान्य आज की भाषा में कहना तो स्वदेशी भाव है। किंतु ये संस्कृत का शब्द सामान्य जन में उतना प्रचलित इस समय तो कम से कम नहीं है, जितना कि इससे मिलता हुआ यानी जो सामान्य लोगों के बीच में इस समय विकसित भारत 2047 @247। आज भारत के अगर 1000 या 1200 विश्वविद्यालय होंगे, उसमें आप चले जाएंगे तो जैसे ही आप इस विषय को, तो विकसित भारत स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरकार ने इस शब्द को, अब सरकार का इतना बड़ा तंत्र होता है, बाकी होता है, तो उसके कारण से विकसित भारत @2047 यानी जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्व होंगे तो विकसित भारत कैसा होगा, वास्तव में अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो या फिर विश्व मानवता, उनको यदि प्रगति करनी है तो एक निश्चित प्रकार का लक्ष्य ये दिया ही जाना चाहिए। छोटा विद्यार्थी होता है तो उसको लक्ष्य देते हैं, तेरे 80% नंबर आने चाहिए भाई, वो उसी हिसाब से तैयारी करता है। तेरे को मेडिकल में दाखला लेना है भाई, वो उसी हिसाब से तैयारी करता है। तो इसलिए राष्ट्र के सामने भी कोई एक लक्ष्य रखना होता है, जिसके लिए वो समाज अपने प्रयत्नों की दिशा तय करता है। इसलिए सरकार ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया विकसित भारत @2047। किंतु सरकार तो अब 2014 में आई और अब ये बोल रहे हैं, मूलतः इस शब्द को हम पहले कहते रहे हैं विकास का भारतीय प्रतिमान। विकास का भारतीय मॉडल क्या होना चाहिए, प्रतिमान क्या होना चाहिए, और विकास का भारतीय प्रतिमान क्या होना चाहिए, इसका भी प्रेरणा स्रोत विचार फिलॉसफी क्या है,
वो पंडित दीनदयाल जी ने दी 1960 के दशक में, जब उन्होंने उसका एक नया शब्द कॉइन किया, एकात्म मानव दर्शन। शुरू में एकात्म मानववाद बोला, बाद में ठेंगड़ी जी वगैरह के उससे वो उसका हमने चलाया शब्द एकात्म मानव दर्शन। तो एकात्म मानव दर्शन, उसका आगे विस्तार हुआ विकास का भारतीय प्रतिमान। उस विकास के भारतीय प्रतिमान को आज की सरकार ने बोला अपने हिसाब से विकसित भारत एट द 2047। ऑर्गेनाइजर इसको बोल रहा है अभ्युदय। ये मिलते जुलते शब्द हैं। स्वदेशी जागरण मंच में हम लोगों ने इसके लिए शब्द आजकल थोड़ा चलाया है, समृद्ध और महान भारत एट द रेट 2047। जिस समय पिछले वर्ष स्वदेशी शोध संस्थान की हमारी वो चर्चाएं चल रही थी, तो कहा कि ऐसा शब्द, क्योंकि विकसित भारत से अर्थ क्या जाता है, क्या एक और अमेरिका 2047 तक, एक और यूरोप, एक और इटली, एक और जर्मनी? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है। तो आया कि इस विकसित भारत 2047 का थोड़ा विस्तार और अपना वैचारिक क्षेपण इसमें डालना चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द ये किया है, समृद्ध और महान भारत एट द रेट 2047। विकसित भारत भी अच्छा शब्द है, लेकिन उसका विस्तार और उसको वैचारिक अधिष्ठान देने वाला शब्द समृद्ध और महान भारत एट द रेट 2047। भारत 2047 तक समृद्ध चाहिए, किंतु महान भी चाहिए। और उसके लिए कहा उसे क्या करना होगा, तो सब लोगों ने चर्चाएं की। यहाँ बहुत हमारे स्वदेशी के अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी जी से लेकर बाकी हमारे हरचंद्र जी, सबका एक एक का नाम नहीं लेता हूँ, सबका एक बड़ा चिंतन चला। और उसके कारण से इसमें से आया कि 8 पिलर के आधार पर समृद्ध और महान भारत बन सकता है, बनना चाहिए। पहला हमने कहा क्या है, वो है युवा एवं गतिमान जनसंख्या, डेमोग्राफी। कोई भी देश यानी क्या होता है, तो देश केवल जमीन नहीं होता है। अगर केवल जमीन हो तो चांद के ऊपर जमीन है, उसको हम देश नहीं बोलते हैं। मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं हैं, लेकिन उसको हम देश नहीं बोलते हैं। देश जमीन और ये होने के बाद भी सबसे पहली और बड़ी शर्त है उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, अच्छी जनसंख्या होनी चाहिए। और संयोग से, सौभाग्य से इस समय पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। लेकिन यहां मैं एक वो कर दूं, पश्चिम ने एक नैरेटिव गढ़ा कि अधिक जनसंख्या या परिवार में अधिक बच्चे ये विकास के लिए बड़े बाधक हैं, और दिखने बड़ा सिंपल सा तर्कड़ा, अरे जनसंख्या पहले ही बहुत है और अधिक बढ़ गई तो उनके लिए जॉब्स कहां से लाएंगे, उनके लिए स्कूल कहां से लाएंगे, इतनी सड़कें कहां से लाएंगे। जनसंख्या तो जो है ये विकास के लिए बड़ी बोझ है, ये नैरेटिव उन्होंने विकसित किया। वास्तव में ये पश्चिम दृष्टि है जो बाइबल से आई है कि भोग करने के लिए हम यहां आए हैं, और भोग करने के लिए अगर एक्स अमाउंट क्या नाम है हमारे पास संसाधन हैं, अगर ये ज्यादा नंबर हो गए, 100 लोगों के लिए 100 टन क्या नाम है वो लकड़ी है, और अगर ये 100 की बजाय 200 हो गई या 300 जनसंख्या हो गई तो लकड़ी तो वही 100 टन रहेगी, तो डिवाइड हो जाएगी। ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए, हम अधिक से अधिक भोग करना चाहिए। इसमें से विचार निकला जनसंख्या कम करो। उन्होंने अपने यहाँ की, और करते करते दुर्भाग्य कहो या जो भी कहो, वो बीमारी भारत में भी आ गई, और आ गई तो एक निश्चित मात्रा से भी अधिक भारत में भी आ गई। इस समय पर आप विश्व के अगर अधिकांश देशों की स्थिति देखोगे, बड़ा मानो चीन है हमारे साथ बराबर वाला, इस समय पर उसका जीडीपी दर जो है 5% से नहीं 4.6 से भी नीचे आ गया है। तो वहाँ इंफ्रा अच्छा है, वहाँ पर R&D पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर सब चीज़ें जो जीडीपी के ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं वो वहाँ हैं। भाई हमारा R&D पे स्पेंडिंग 0.64 होगा, लेकिन चाइना का तो 2.1 है, अमेरिका तो और आगे है। लेकिन चाइना का जीडीपी डिक्लाइन क्यों हो रहा है?
उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है वहां की पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन हो गई है, बूढ़ी हो गई है, बच्चे नए आ नहीं रहे। आपको मालूम हो चाइना में 33 लाख जनसंख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है। घर में बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, तो उनका कंजम्पशन भी हाई होता है, उनका प्रोडक्शन भी हाई होता है। और बुजुर्ग होते हैं तो रात को रोटी तक भी बनाते नहीं है। कंजम्पशन तो लो होता ही होता है, प्रोडक्शन भी लो होता है। हमारे प्रदीप चौहान जी जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं और हमारे स्वदेशी शोध संस्थान में जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिसर्च निकाला है कि जीडीपी का डेमोग्राफी की एजिंग से कैसा रिलेशन है। तो अगर आपका पॉपुलेशन ये क्या नाम है यंग और वाइब्रेंट नहीं है तो आपका जीडीपी नीचे जाएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपका ये ठीक ठाक है तो आपकी जीडीपी हाई जाएगा ही, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। भारत का जीडीपी इस समय पर 7.3 7.4 चल रहा है। लोग कहते हैं मोदी जी के कारण से है। लोग कहते हैं भारत सरकार की योजनाएं हैं और भी होगा है। लेकिन अगर सबसे प्राइम फैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान में आता है भारत की जीडीपी 7.4 जाने का सबसे बड़ा कारण है भारत विश्व का ना केवल सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है बल्कि सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। और युवा देश और वाइब्रेंट और बेस्ट डीएनए वाला लड़का लड़की हमारा, ये प्रोडक्शन भी हाई स्केल पर करता है, कंजप्शन भी हाई स्केल पर करता है, और इसीलिए जीडीपी के नंबर भी जबरदस्त आएंगे ही आएंगे। हाँ, उसमें ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि जैसे चाइना का डिक्लाइन होना शुरू हो गया 2021 से, 21 से भी थोड़ा पहले से, और बाकी का भी क्यों, उनका जो टीएफआर होता है फर्टिलिटी रेट वो 1.1 है इस समय पर चाइना का, जापान का 1.3 है, यूरोप सारा 1.3 1.4 के आसपास घूम रहा है, अमेरिका 1.5 के आसपास घूम रहा है, सिंगापुर 1.2 पर आ गया है, कोरिया वर्स्ट है सारी दुनिया में 0.76 आ गया है। उसके कारण से इन सारी दुनिया के यूरोप में, अमेरिका में, सिंगापुर से लेकर वहां तक इस समय पर चिंता हो रही है कि हमारा आगे होने वाला क्या है। भारत अभी सुरक्षित है, लेकिन भारत में भी इसमें टीएफआर जो स्टेबिलिटी रेशो 2.1 होना चाहिए उससे कम आ गया है। इट इज नाउ 1.91 के आसपास है। इसको वापस लाना चाहिए, इसको 2.1 प्लस। भारत का अगर आर्थिक विकास, समृद्धि दर लगातार बनाए रखनी है तो उसकी पहली और अनिवार्य शर्त है भारत का टीएफआर ये 2.1 प्लस आना ही चाहिए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के क्या नाम है मुख्यमंत्री, उसके लिए नियम लाए हैं अपने यहाँ पर असेंबली के अंदर। स्टालिन ने इसकी चिंता को व्यक्त किया है। और सबसे बड़ी बात है, आरएसएस हमारे संघ के सरसंघ चालक जी ने अनेक बार इस बात को दोहराया है कि परिवार और देश वही अच्छे रहते हैं जहां पर एक परिवार में 3 बच्चे रहते हैं, वो परिवार से लेकर देश की समृद्धि और सुख का सबसे बड़ा कारण होता है। समय की सीमा रहेगी, लेकिन पहला वर्टिकल युवा एवं गतिमान जनसंख्या, ये समृद्धि और समृद्ध भारत की उसकी क्योंकि पहली और प्राइम शर्त है, इसलिए इस पर फोकस करना होगा। उसी अनुसार सरकार को भी नीतियां बनानी होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात है समाज को इस विषय में जागृति लानी होगी, क्योंकि दुनिया का अनुभव ऐसा कहता है कि टीएफआर नीचे लाना, 2.1 से नीचे लाना तो आसान है, लेकिन वापस करना इसको स्टेबलाइज करने की तरफ 2.1 तक दोबारा लाना ये बहुत कठिन होता है। चाइना ने इतनी इंसेंटिवाइजेशन की योजनाएं लाई हैं पिछले 7-8 वर्षों में, यूरोप सारा ला रहा है, बाकी ला रहा है, कोरिया पता नहीं क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन क्या नाम है अभी भी कुछ उसमें सफलता बहुत नहीं मिल रही है। इसलिए भारत को अभी तुरंत जागना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य की गारंटी है, भविष्य के विकास की गारंटी है, भविष्य की समृद्धि की अत्यंत आवश्यक पग है। दूसरा विषय है पूर्ण रोजगार युक्त भारत। मानो जनसंख्या अच्छी रही, लेकिन घर उसके अंदर स्किल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, और वो रोजगार युक्त नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो जनसंख्या नंबर केवल
ये किसी भी देश को समृद्ध और महान नहीं बनाता। वो जनसंख्या जो है वो माल न्यूट्रिशन वाली नहीं होनी चाहिए, स्टंटेड बच्चे उस देश में नहीं होने चाहिए ना, वो हृष्ट पुष्ट बच्चा रहना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, स्किल में निपुण होने चाहिए। और अभी आजकल हम बार बार आग्रह कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर उन्होंने जाना ही चाहिए, क्योंकि लड़का है, परिवार से करें, मानो परिवार है, परिवार में 3 बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, संस्कारित हैं, सब कुछ हैं, लेकिन तो भी परिवार में खुशी नहीं होती। क्यों? लड़का है एमएससी कर गया है, लड़की है बीकॉम कर बैठी है, किंतु कोई रोजगार नहीं लगा है, कोई काम नहीं लगा है, नौकरी नहीं मिली है, बाकी नहीं हुआ है, इसलिए घर में खुशी नहीं होती है। घर में खुशी तब आती है जब लड़का कहता है कि हाँ मैं अपना रोजगार कमा रहा हूं, अपना मैंने उद्योग किया है, या मैं अपनी जॉब कर रहा हूं, या लड़की भी जो कहती है जॉब कर रही हूं, जो भी अपना कमा रही हूं। तो किसी भी सोसाइटी की खुशी का जीडीपी मापदंड नहीं है सेकेंडरी या जो भी होगा, उसके देश की खुशहाल और परिवार की खुशहाल होने की गारंटी है उसका प्रत्येक युवक युवती ये रोजगार युक्त है कि नहीं है। इसलिए हमने अनेक बार सुझाव दिया है कि आप संसद में जब जीडीपी के नंबर बोलते हो, आर्थिक ग्रोथ रेट बोलते हो, उस समय पर पूर्ण रोजगार युक्त सोसाइटी हो रही है कि नहीं हो रही, इसका भी नंबर बोलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट, ये वास्तव में किसी भी फैमिली से लेकर सोसाइटी की खुशी का ये प्राइम भौतिक फैक्टर है। और उसमें भी हमने कहा कि जॉब से, ये दुनिया भारत में ये नैरेटिव पिछले 200-250 सालों से चला कि रोजगार यानी जॉब, और भारत में तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही कि जॉब यानी सरकारी जॉब। उसके अलावा तो चाहे आप 2 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं तो आप बेरोजगार कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन है, सब कुछ ठीक है, ड्राइवरी कर रहा था गुड़गांव में, मैंने पूछा क्यों, घर में जमीन कितनी है, 40 एकड़, भाई कितने हो, 2, ड्राइवरी क्यों कर रहा है, कहते वो तो खेती है ना जी, फिर कोई काम तो अपना करना है ना जी। 40 एकड़ खेती जमीन, लगता है ट्रैक्टर है, लेकिन उसको वो मानता ही नहीं कि ये मेरी कमाई का साधन हो सकता है। ये गलत पैराडाइम हमारे यहां विकसित हुआ, अंग्रेजों के कारण से हुआ, लेकिन हुआ। इसको बदलकर हमने उसके लिए उद्घोष दिया है, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार, कि आप अगर पूर्ण रोजगार युक्त करना चाहते हैं तो स्वरोजगार, उद्यमिता, इस पर आइए, आजकल की उसमें स्टार्टअप पर आइए, इनोवेशन पर आइए। जॉब्स ठीक, लेकिन जॉब 10-12% से ऊपर नहीं रहती हैं। बाकी की सोसाइटी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, गिग वर्कर बने, जो भी बने, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इस पर आना ही होगा, तभी पूर्ण रोजगार युक्त भारत हो सकता है। तीसरा हमने कहा है पूर्ण रोजगार युक्त का, हाँ अब सर्वोच्च अर्थव्यवस्था भी बनना चाहिए। अर्थव्यवस्था के बारे में छोटा सोचना, यह अब भारत की परंपरा कभी नहीं रही है। नो, भारत हमेशा से आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं, सर्वोच्च स्तर पर रहा ही है। हम तो कहते रहे हैं, आजकल बहुत बार कोट होता है, मैं सोचता हूं कई बार उसको लोग सोचते हैं अरे इन्हीं के पास एक ही वो है क्या, प्रोफेसर एंगस मेडिसन की जो रिपोर्ट्स हैं, मिलेनियम पर्सपेक्टिव 2000 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री, उन्होंने कहा 0 एडी तक से, वो बोल रहे हैं, हम तो मानते हैं 10,000 साल से, 0 एडी से लेकर 1600 तक विश्व में जो भी उत्पादन होता था उसका 1/3 ये भारत से होता था। उत्साह पटनायक मूलतः उड़ीसा के हैं, लेकिन अमेरिका में लंबे समय से 25-28 साल से क्या नाम है, उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत से कितना लूटा, टैक्स और बाकी सारे, उससे, उसकी रिपोर्ट है $44.5 ट्रिलियन। और उसका जो है स्टडी है वो 1752 प्लासी की लड़ाई के बाद से 1752 से लेकर 1935 तक की है। तो 1752 से 1935 तक अंग्रेजों ने $45 ट्रिलियन भारत से लूटे हैं। कितना समृद्ध भारत रहा है,
कि आज अमेरिका की टोटल जीडीपी जो है $30 ट्रिलियन है, यानी 1.5 अमेरिका तो केवल अंग्रेज लूट कर ले गए। उससे पहले जो बाबर आए, चंगेज खान आए, वो जो फ्रेंच पुर्तगीज आए, वो अलग। तो कितना आर्थिक रूप से हम समृद्ध रहे हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे बड़े बड़े लोग भी बहुत छोटा सोचते हैं। मैं जोधपुर गया था, एक इंडस्ट्री के लोग थे, वो मेरे को आग्रहपूर्वक ले गए अपनी इंडस्ट्री दिखाने के लिए, बड़ी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। कह लगी सारा क्या नाम है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मेरा यूनिट है, नाम नहीं बताता हूँ, जरा अच्छा नहीं लगता। तो सारा देखने के बाद वो कह लगे, सतीश जी आप कुछ प्रसन्न से नहीं लगते हो, मेरा 300 करोड़ का एक्सपोर्ट है और आप प्रसन्न नहीं लगते हो, और टोटल एक्सपोर्ट है। मैंने कहा प्रॉब्लम एक है। कह लगे क्या? मैंने कहा कि आपका दृष्टिकोण जो है वो कैसा, मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने उनके मैनेजर से पूछ लिया था कि जो डाइनिंग टेबल ही है ये कितने में बनती है और वहाँ कितने में बिकती है। तो उसने कहा था कि ये हमारे पास जो है लगभग 800 क्या नाम है इसकी बनेगी, डॉलर की बनेगी, बहुत बड़ी वो थी। और ये 800 क्या नाम है उसमें जो है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये 50-60 डॉलर जो है इसके ऊपर वो लग जाता है, जाने का किराया लग जाता है, ये वहाँ 850 में हम भेज देते हैं। मैं क्या आप इसमें से कितना कमाते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इसमें से लगभग 75 से 80 डॉलर एक टेबल में से कमा लेते हैं। मैं क्या थोड़ा अधिक करके, क्या अधिक करके कमाते हो? $100 कमा लेते होंगे। मैं क्या ये वहाँ पर यूएस में, टेक्सास में या जहाँ भी बिकती है, वहाँ बिकती कितने में है? उन्होंने कहा सर मार्का उनका है, इसलिए ये वहाँ पर 1600 से 1700 डॉलर में बिकती है। मैंने कहा आप अजीब मामला है, हमने अपने सारे कारीगर लगाए, लकड़ी हमारी, सारा वो इतना इन्वेस्टमेंट हमारा, प्रयत्न हमारा, दिमाग हमारा, सब कुछ हमारा, आपने इस डाइनिंग टेबल से कमाए $100, और वो गोरा वहाँ पर बैठा, वहीं से ऑर्डर किया है, वहीं सब कुछ किया है, माल वहाँ आपने पहुँचाया है, और वो उसी टेबल से कमा रहा है $700 और। मैं क्या फर्क क्या है मालूम है आपको? आप कैसे सतीश जी बातें करते हैं? मैं क्या प्रचारक हूं इसलिए बातें ऐसे करता हूं। मैं क्या आप लोग $100 कमा के और बड़ा भारी अपने आप को शहंशाह समझते हो, उनसे सीखो जरा, अंग्रेजों से, अमेरिकन से। वो सोचते हैं कि $800 एक टेबल में से कैसे कमाना, और आप $100 कमाते हुए भी अपने आप को धन्य समझते हो। मैं क्या आपका कमाई का बड़ा साइज भी हो सकता है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। अपना ब्रांड बनाया जा सकता है, अपना ब्रांड बनाकर हमारे को ज्यादा कमाना चाहिए, अपनी कंपनी बनाकर हमारे को ज्यादा कमाना चाहिए। बड़ी कमाई करने की भी आपकी सीमा है कि $100 कमा लिए। मैं क्या वो $800 कमाने की सोचता है आपकी टेबल से, आप नहीं सोचते हो, यही मेरे लिए कष्ट का कारण है। भारत में इस समय पर हम भी दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। अभी सारे देश की आवाज निकलनी बाकी है। मोदी जी बार बार आग्रह करते होंगे, और भी कुछ 4-6 लोग करते होंगे, लेकिन सारा देश इस समय इस मिशन में है कि दुनिया की सर्वोच्च इकोनॉमी बनना है। 30 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, वट जो भी होगा। अभी हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, इसी का बड़ा ढोल पीटते हैं, है कि नहीं है? रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, उसके कारण से वो भी संकट में है। लेकिन जो भी हो, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी नहीं, दूसरी नहीं, पहली नहीं, पहली से भी इतनी पहले कि बाकी लगना चाहिए, ऐसा एक सर्वोच्च इकोनॉमी बनने वाला दृष्टिकोण संपूर्ण भारत के जनमानस में चाहिए। क्योंकि देश कौन बनते हैं? देश सरकारों की पॉलिसी से नहीं बनते, नो, वो सहायक होती है छोटी मोटी। देश लीडरशिप से भी नहीं बनते, वो भी सहायक होती हैं। देश बनते हैं उस देश के टोटल जनमानस की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल और कितनी बड़ी है, इससे। उसी में आज का जो विषय है एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसी में आता है। हमारी एमएसएमई वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमएसएमई है विद 7.2 करोड़। दुनिया में किसी के पास इतने बड़ा नंबर का एमएसएमई नहीं है। एक्सपोर्ट के अंदर 46 to 47% रोल जो है, क्या नाम है, वो जो है वैल्यू जो है वो एमएसएमई से आ रहा है। लगभग 18 करोड़ एग्रीकल्चर के बाद भारत का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई। एक्सपोर्ट में 47% योगदान देने वाला एमएसएमई।
भारत का इंफ्रा क्रिएट करने में एमएसएमई, जरा ध्यान करना, ये ट्रेडिशनल हमारी वो है स्ट्रेंथ रही है। और क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वनवासी क्षेत्र में है, समुद्र के नजदीक लगते हुए क्षेत्रों में है, इसलिए भारत की ग्रोथ स्टोरी में एमएसएमई जो सेंट्रल भूमिका अदा कर भी रही है और आगे करेगी भी सही। भारत के लड़के लड़कियों का डीएनए एंटरप्रेन्योरशिप का है। पर डे कंपनी रजिस्ट्रेशन, वर्किंग डे, सैटरडे संडे निकाल दीजिए, वर्किंग डे पर डे भारत में आज भी कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है 725 है पर डे, लार्जेस्ट है दुनिया में। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द स्टार्टअप नंबर, नो, जो जनरल एंटरप्रेन्योरशिप के कारण से ये लड़के लड़कियां छोटी छोटी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो पर डे 722-24 कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं। सही, आप देखिए कितना बड़ा नंबर है। तो ये जो नंबर है ये एमएसएमई को सपोर्ट करता है। एमएसएमई हमारे एक्सपोर्ट और हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। इसलिए सर्वोच्च इकोनॉमी बनने का अष्टसूत्री मार्ग होगा, लेकिन उसका राजमार्ग है एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन फोर्थ नंबर जो हमारा पिलर है वो है अभेद्य सुरक्षा तंत्र, अनडिफिटेबल डिफेंस स्ट्रक्चर। हम अपनी प्रार्थना में बोलते हैं अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्तिम, अजय शक्ति हमारे को मिलनी चाहिए। क्यों? हम जानते हैं कि इकोनॉमी ग्रेट हुई, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक हुआ, डेमोग्राफी ठीक हुई, हम सच्चे भी हैं, सच्चे भी हैं, सब एक बात है। लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं है, अगर अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है, तो कोई भी फैक्टर आपको बड़ी इकोनॉमी बड़े लंबे समय तक बनाए नहीं रखे रहेगा। हम थे, लेकिन जब आए चंगेज खान और ये क्या नाम है इस्लामिक क्या नाम है आक्रांता, या फिर बाद में इंग्लिश के लोग, सब लूट के ले गए ना। क्यों? डिफेंस जबरदस्त नहीं था हमारे पास। और बिना डिफेंस के तो राम जी का नहीं काम चला। राम जी जैसे क्या नाम है महापुरुष और कौन हो सकता है? भगवान राम। उनको भी सीता माता को छुड़ाने के लिए अपना बल प्रयोग ही करना पड़ा, अन्यथा केवल मैं राम हूं, मैं सात्विक हूं, मैं इतना हूं इसलिए वो छोड़ दे, उसके कारण से रावण छोड़ता नहीं था। नो, आज की दुनिया में नहीं, 10,000 साल पहले भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। इसलिए पड़ोसी छुटकू सा ये चीन पाकिस्तान हो, छुटकू सा ये नया उभरता हुआ बांग्लादेश हो, या फिर बड़ी क्या नाम है सुरक्षा का वो चीन हो, आपको अगर दुनिया के अंदर सरवाइव करना है तो आपका डिफेंस स्ट्रक्चर सबसे मजबूत होना ही चाहिए। अमेरिका सारी दुनिया की दादागिरी करता है, उसका कारण केवल एक इकोनॉमी नहीं है ना, बल्कि उसका डिफेंस स्ट्रक्चर भी दुनिया का सबसे अधिक है। पहले 1000 बिलियन डॉलर का अमेरिका का डिफेंस बजट था, अभी इसके आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट किया है अमेरिका का। नंबर 2 पर चीन का है 350 बिलियन डॉलर का, नंबर 3 पर रशिया का है 135 बिलियन डॉलर का, नंबर 4 पर हमारा है 110 बिलियन डॉलर के आसपास का, बाद में जर्मनी या बाकी दूसरे कंट्री होंगे। लेकिन बड़ी बात है, एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल सुरक्षा व्यवस्था भी आजकल एक बड़ा तंत्र हो गया है। आजकल सरकारें बाहर के कारण से केवल परास्त नहीं होती हैं, इंटरनल विद्रोह करवा कर, इंटरनल सुरक्षा तंत्र को गड़बड़ करके और अपने देश को क्या नाम तबाह करना, चाहे बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने हो, नेपाल हो या और कहीं का देश हो। इसे जब मैं डिफेंस कहता हूं तो इट इज नॉट ओनली द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बल्कि इंटरनल डिफेंस व्यवस्था भी आधुनिक और मजबूत होनी चाहिए अगर भारत को समृद्ध और महान लंबे समय तक बनना है तो। और अगर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा संकल्प ही है। फिर पांचवा बड़ी बात है विज्ञान एवं तकनीकी में अग्रणी। दुनिया में कोई देश जीडीपी से लेकर सामान्य विकास तक नहीं कर सकता अगर उसका एजुकेशन, उसका साइंस सेक्टर, उसकी टेक्नोलॉजी, ये अगर इनोवेटिव नहीं है, सर्वोच्च प्रकार की नहीं है तो।
बना होगा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, भारत के या जो कॉलोनीज हैं उनके पैसे से, लेकिन आज का यूरोप या आज का अमेरिका अगर इतना समृद्ध है तो उसका सबसे बड़ा कारण है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडर है इस समय अमेरिका। और आज से नहीं है, पिछले 70 सालों से, 80 सालों से लगातार है, मैं कहूंगा उससे पहले से है। पिछले 200 वर्ष के जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप आविष्कार देखोगे, सारे के सारे यूरोप अमेरिका से आ रहे हैं। भाप का इंजन बना, किन्होंने आविष्कार किया? उन्होंने। बिजली का बल्ब बना, किन्होंने आविष्कार किया? उन्होंने। प्रिंटिंग मशीन आई, आविष्कार किसने किया? उन्होंने। रेलवे आई, आविष्कार किसने किया? उन्होंने। राइट ब्रदर्स कहां के थे? वेस्ट के। रेडियो का आविष्कार किया, किन्होंने? उन्होंने। टेलीविजन उन्होंने, कंप्यूटर उन्होंने, आईटी उन्होंने, आजकल एआई रोबोटिक में वो आगे। पिछले 150 वर्षों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडर है अमेरिका और यूरोप। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडर होगा, धन का प्रवाह उधर होगा ही होगा। अमेरिका की टोटल इनकम में 31% दैट कम्स थ्रू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी इनोवेशन के अंश से आता है। इसलिए भारत को, मैं आज ही भी प्रफुल्ल जी से बात कर रहा था कि भाई दिल्ली में एआई समिट हो रही है, तो उसमें हम लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं, या उनसे कोई इंटरेक्शन है क्या, या कैसे करना है। और मैं बधाई भी देता हूं भारत सरकार को कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी एआई समिट जो है दिल्ली भारत मंडपम के अंदर आयोजित किया। आज से वो शुरू है और लगभग इस समय पर वहां शुरू हो रहा और 20 तारीख तक चलने वाली है। इसलिए भारत सरकार का अभिनंदन भी है। एआई में हम दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर अभी माने जाते हैं, लेकिन एआई में तीसरे चौथे नंबर पर माना जाना एक वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके एथिकल वैल्यूज और बाकी सब भी देखने हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आज उसको मैं डिटेल में जाना संभव नहीं है, लेकिन कितना एआई को आगे जाना, कितना नहीं जाना, ये जिन्होंने देश और समाज चलाने होते हैं, विश्व चलाने, मानव सभ्यता को चलाना होता है, उन्होंने निर्णय करना होता है। इसलिए टेक्निकल पार्ट उसका बाद का है, कहाँ के सर्वर हों, कहाँ के ना हों, उसके मॉडल कहाँ के हैं, मॉडल यहाँ के हैं या बाहर के हैं, भारत के स्वदेशी होने चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये उस चर्चा का सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट है कि एआई को कितना आगे जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, केवल भारत में नहीं, विश्व मानव सभ्यता के लिए। क्योंकि प्रौद्योगिकी ने मानव को कंट्रोल नहीं करना है, मानव ने प्रौद्योगिकी को कंट्रोल करना है, तभी मानव सुखी होगा। अन्यथा मानव दास हो जाएगा, प्रौद्योगिकी का होना शुरू हुआ है ना। हम क्या खरीदें ये हम नहीं तय करते, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इसकी से एआई तय करवा रहा है हमारे से। जो भी हो, भारत को इस समय पर हम इनोवेशन में आगे निकलने लगे हैं। हमारा यूपीआई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ निकला ही है। इसरो हमारा बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट दुनिया में चलाई है। एआई में भी बताया हम तीसरे चौथे नंबर पर हैं इस समय पर। हम दोबारा से पिकअप कर रहे हैं 80 वर्ष बाद, स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद, 79 वर्ष बाद हमने लगभग पिकअप करना शुरू कर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। लेकिन इसकी गति बहुत बढ़ानी होगी, क्योंकि हम काफी पीछे चल रहे हैं जरा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को लीडर होना भारत के समृद्ध और महान होने की 5वीं बड़ी आवश्यकता और गारंटी है। छठा है पर्यावरण हितैषी विकास। विश्व ने, विशेषकर पश्चिम ने ना, चीन का भी विकास का मॉडल कोई और नहीं है। चीन का विकास का मॉडल एग्जैक्टली कॉपी यूरोप और अमेरिका की है। वही पर्यावरण विनाश करके, वही टेक्नोलॉजी को कॉपी करके, वही सब कुछ है। इसलिए चीन का नाम मात्र का कम्युनिस्ट होगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं है, वो कॉपी ऑफ यूएस एंड यूरोप एंड पश्चिम है, वेस्ट है। भारत का विकास 10,000 साल तक हम डेवलप्ड कंट्री रहे आज की भाषा में, लेकिन हमने कभी पर्यावरण का विनाश करके विकास नहीं किया है। नो, भारत के डीएनए में है कि पर्यावरण हितैषी विकास होना चाहिए। और क्योंकि आजकल पर्यावरण पर बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए मैं जरा आपसे अनुमति चाहता हूं इसको स्किप करने की, इस पे मैं डाटा और ना देकर। लेकिन पर्यावरण में हितैषी विकास ये हमारे छठा बड़ा पिलर और बिंदु है, इसको हम ध्यान में रख के चलेंगे। 7वां आवश्यक बिंदु है समृद्ध और महान भारत एट 2047 का हमारा वैश्विक दृष्टिकोण, वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि ये सारा विश्व हमारे को क्यों सम्मान देगा,
हमारे पैसे के कारण से नहीं, हमारे मिलिट्री स्ट्रक्चर के कारण से नहीं। वो तो अमेरिका और यूरोप करते हैं, कोई सम्मान नहीं देता उनको। हम उनके जीवन में, उनमें क्या योगदान देते हैं, उनको कोई अपनत्व देते हैं क्या, उनको कोई दृष्टि देते हैं, उनको सुखी करने का करते हैं क्या? विश्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण क्या है? दत्तोपंत जी कहा करते थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ खड़े किए, वो कहते थे विश्व की दृष्टि, पश्चिम की दृष्टि में विश्व एक बाजार है। और पूरा वाक्य है वो, वेस्ट कहता है विश्व एक बाजार है जिसको लूटने का उनको अधिकार है, लेकिन भारत कहता है विश्व एक परिवार है जिसमें जीने का सबको अधिकार है। इसलिए हमने क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहां G20 हुआ तो G20 में हमने पहला स्लोगन उसका क्या रखा, मेन मोटो उसका क्या रखा, वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा जो है एक परिवार है, ये बाजार नहीं है। बाजार में लूटने की, उससे अधिक खींचने की वृत्ति होती है। परिवार में बड़ा भाई है तो छोटी बहन के लिए नहीं 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 ये तुम कर। मेरे को ध्यान है छोटी बहन के, बड़ी बहन भी यही करती। हम छोटे होते थे, अब तो बड़ी पुरानी बात होगी लेकिन आज तक याद रहता है। परिवार का उदाहरण बताता हूं। तो माँ सवेरे, हम 6 बहन भाई थे, तो माँ को जल्दी होती थी बस, तो माँ ने नियम तय कर रखा था कि 2-2 परोठे सबको मिलेंगे सवेरे। तो बड़ा भाई तो बाहर रहता था, हम 5 रहते थे, तो माँ जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता था, तो हमारे को लगता था 2 परोठे से तो काम नहीं चल रहा। तो हम मम्मी से लड़ते, नहीं नहीं एक तो और दो। मम्मी कहा चल तेरी होगी 2 रोटी, चल तुम बस होगी, चल शारदा तुम आ। तो फिर ऐसा, तो हमारी मेरे से जस्ट बड़ी बहन क्या करती थी, माँ से लेती थी 2 वो फुलके, हाँ, और ऐसा ऐसा करते करते आधा फुलका वो करके वो इधर ले आती थी, आती मेरे को पकड़ाती थी, ले तू। बड़ी बहन अपने 2 परोठों में से आधा परोठा निकालकर मेरे को देती थी। मेरा भाई है, इसकी इच्छा है ज्यादा ज्यादा खाने की, इसलिए अपना हिस्सा काटकर अपने भाई को दे दूं। ये जो परिवार की सोच है, ये समाज के स्तर पर भी हो सकती है, विश्व के स्तर पर भी हो सकती है। कोरोना हुआ, हमारे पे हमने वैक्सीन, दुनिया के 4 देशों में वैक्सीन विकसित की, 6 वैक्सीन निकली। हमने अपने तो करनी थी, लेकिन जितनी जल्दी हो सका हमने विश्व के गरीब देशों के लिए तुरंत वैक्सीन डाली। आपने सुना होगा, कैरेबियन कंट्री है, क्या नाम है, कैरेबियन कंट्री ना, पपुआ गिनुआ, क्या वो है, कैरेबियन कंट्री है, उसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट एक एयरपोर्ट पर मोदी जी को मिल गए, तो आके मोदी जी के पैर छूने लगे। मोदी ने उसको, अरे आप भी प्रेसिडेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, दोनों का हाथ मिलाना चाहिए। कि नहीं सर, मैं एक दूसरा कर रहा हूं। क्या? जिस समय कोरोना हुआ था तो मेरा तो छोटा सा कंट्री है, 60-65 लाख का केवल देश है, और हम गरीब कंट्री हैं। हम सारे डर रहे थे कि इस कोरोना का हमारे पास ना कोई इलाज है, ना कोई वैक्सीन है, ना हमारे को मिल सकती है। हम मॉडर्ना और फाइजर को खरीदने की स्थिति में नहीं थे। मैंने आपसे फोन किया था, आपने कहा था जो भी होगा मैं तेरे लिए अरेंज करता हूं, और आपने मेरे फोन के तीसरे दिन ही 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को भेज दी थी। और बाद में भी मैंने जब प्रोफेशनल आपकी कंपनियों से मंगवाई तो 1/10 की कॉस्ट पर आ गई। मेरा देश बच गया। अपने 60 लाख लोगों की तरफ से मैं आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद करने के लिए 60 लाख लोगों की तरफ से आपके पैर छू रहा हूं। क्यों? मोदी जी भारत का हिंदू समाज का प्रतिनिधि है ना, इसके लिए इसके डीएनए में था कि ये 60 लाख लोग हिंदू नहीं होंगे, कैरेबियन होंगे, अफ्रीकन जो निग्रो होंगे, जो भी वटेवर होंगे, लेकिन मानवता है, मनुष्य है, मेरे ही परिवार के लोग हैं। इसलिए अपने यहाँ तो हमारे यहाँ करोड़ों वैक्सीन बन रही थी, तो इसमें से काटकर, जिस भावना से बहन ने अपना परोठा काटकर अपने भाई को दिया, उसी भावना से मोदी जी ने यहाँ की वैक्सीन जो है और पपुआ गिनुआ को दी। इसलिए वो अभिनंदन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। यह है वसुधैव कुटुंबकम। और अंतिम उसमें आए 8वां बिंदु है उच्च जीवन मूल्यों से युक्त भारत। आपके पास सब कुछ है, आपका रोजगार लगा हुआ है, समृद्धि अच्छी है, घर बड़ा बना हुआ है, बाकी सारे फैक्टर ठीक है, पर्यावरण का भी आप ध्यान रखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, किंतु
परिवार में जीवन मूल्य नहीं है। तो मैं एक परिवार में गया था, वो चिंतित थे, खासकर बहन जी। तो मैंने कहा क्या बात है, आप सारा कुछ तो ठीक है, हमारे यहाँ लड़के भी हैं, बच्चा है, संस्कारित है, काम सारे एवरीथिंग, 3 गाड़ियाँ घर में, सब कुछ तो ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, गोल गोल कर रही थी। मैंने एग्जैक्टली पूछा कि भाई साहब क्या बताएं, क्या है? लड़का जो है ना आजकल 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे घर आता है, पूछने पर बताता नहीं है। लड़की भी आके कमरे में पड़ी रहती है, हमारे को समझ नहीं आता क्या करें। सब कुछ है, लेकिन अगर लड़का और लड़की अपना बच्चे में ठीक संस्कार नहीं है, जीवन मूल्य नहीं है, तो माँ बाप को खुशी तो होती नहीं, वास्तव में तो उन बच्चों को भी खुशी होती नहीं। आपके उच्च जीवन मूल्य नहीं है, आप में सेवा भाव नहीं है, आपने अपने यारों दोस्तों के साथ समभाव का नहीं है, आपके साथ रिश्तेदारियों का, परिवार का बड़ा सर्कल नहीं है। आप शादी में हैं, आपका बच्चा है, लेकिन आपको मालूम है आपका मामा नहीं आया है, फूफा तो चलो वैसे ही रूठा रहता है, बाकी भी आपको मालूम है 6 रिश्तेदार में से 5 रिश्तेदार आए नहीं हैं। आप शादी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप प्रसन्न नहीं होते। क्यों? सारा परिवार नहीं आया है। हर एक परिवार के, हर एक सोसाइटी के एक निश्चित आवश्यक जीवन मूल्य होते हैं। वो जीवन मूल्य उस परिवार को शक्ति देते रहते हैं, उस समाज को शक्ति देते रहते हैं, उस राष्ट्र को शक्ति देते रहते हैं। इसलिए भारत को समृद्ध होना है, भारत को महान होना है। ये महानता में उच्च स्तर के नैतिक जीवन मूल्य होना अत्यंत अनिवार्य। ये हुए तो आप समग्र हैं, ये नहीं हुए तो आप कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो ऐसे 8 बिंदु, ऐसे 8 पिल्लर पर खड़ा हुआ समृद्ध और महान भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है। और जिस गति से बढ़ रहा है, जितना हमारा ग्रोथ रेट है, जो भी जीडीपी निकल के आ रहा है, रोज के आंकड़े आप लोग जानते हैं, 7.3, 7.4 वटेवर, सारे मूडी से लेकर IMF तक सब इस समय पर हैं कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। दुनिया की 18% आबादी, हम सब दृष्टि से हम ठीक ठाक हैं। अपनी 1947 में हम स्वतंत्र हुए, 2047 तक की 100 सालों की यात्रा है। इतनी फास्ट तरीके से विश्व का सर्वोच्च और महान देश दोबारा से बनना शायद विश्व के 10,000 सालों में किसी ने नहीं किया होगा, जितनी तेजी के साथ भारत फिर से उसी स्थान पर आ रहा है। और एक वाक्य मुझे बड़ा प्रिय लगता है, हालांकि कई लोग मुझे बाद में कहते हैं कि आप इस वाक्य को बड़ा रिपीट करते हो खत्म करते हुए, और वो पहले भी करता हूं, आज भी करता हूं। और वो क्या है? वो एक विक्टर ह्यूगो, एक पश्चिमी दार्शनिक हुए हैं, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। इस समय भारत का समय आ गया है, हमारा तो टाइम आ गया है। हम तो अब उठे, अब कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या फिर छुटकू पुटकू ये पाकिस्तान बल्ले बल्ले वाले हों, कोई रोक नहीं सकता। नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। वो आइडिया क्या है? भारत में स्वदेशी का समय आ गया है और विश्व में भारत का समय आ गया है। और आने वाले दिनों में केवल भोपाल नहीं, सारा मध्य प्रदेश, सारा मध्य प्रदेश नहीं, सारा भारत, और सारा भारत नहीं, दुनिया के 204 देश एक ही उद्घोष करने वाले हैं, और वो उद्घोष होगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इतना पर्याप्त।